Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है बेटा। आप कहोगे कि मैम डेली वही पढ़ना वही पढ़ाना है ना, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा पाठ लेकर आए हैं जिसको आप पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। एक कहानी है छोटी सी, जो एक मौखिक पाठ है, उसे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको करवाएंगे आपकी कार्य पत्रिका जो दी गई है 5 और 6। मैं समझा दूंगी यहाँ पर, और आपको क्या करना है, उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको इसमें निकालने हैं। ठीक है, निकाल लोगे? चलो, हमने जो पहले की थी 1 to 4 जो हमारी कार्य पत्रिका थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दी गई हैं 5 to 8। तो ये भी हम 2 कार्य पत्रिकाएं जो हैं वो आज कर लेंगे और 2 हम अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, 2 हम आज करेंगे, 2 अगली क्लास में करेंगे। तो पहले हम ये मौखिक पाठ पढ़ेंगे, और ये मौखिक पाठ क्या होगा हमारा, वो है जन्नत की जन्नत। ये हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें जो कहानी दी गई है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए है। तो कैसे है ये पाठ, देखो इसको समझते हैं। पाठ का नाम क्या है? जन्नत की जन्नत। जन्नत, ये क्या है? एक मौखिक पाठ है। क्या है? मौखिक पाठ। ठीक है, इस पाठ को हमें पढ़ना है, समझना है इसको अच्छे से। कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो कोई नई बात नहीं है। आप पढ़ते आए हो, हम पढ़ाते आए हैं, आप समझते आए हो, हम समझाते आए हैं, तो कोई नई बात नहीं है ना आप लोगों के लिए। तो चलो देखो इस पाठ में क्या है। बच्चों, आपने कश्मीर का नाम तो अवश्य सुना होगा। देखो अवश्य का अर्थ क्या होता है, पहले तो देखो इसमें क्या दिया, एक शब्द दिया बच्चों, और उसके आगे क्या लगा दिया, संबोधन चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह, या इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, या इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्लियर? क्या कहते हैं इसे? या तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, या इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा बच्चों, इसका मतलब क्या है? हम बच्चों को संबोधित करके कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, मैं आप लोगों को बोलती हूँ बेटा, मैंने कहा बेटा, तो इसका मतलब है कि मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए ये चिन्ह आपने पहचाना, क्या है ये? संबोधन चिन्ह है या विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, समझ गए ना इसको? चलो इस पाठ को देखते हैं। इसमें एक सबसे पहले एक शब्दार्थ आया अवश्य। क्या आया? अवश्य। तो अवश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अवश्य का अर्थ होता है जरूर। ठीक है, तो देखो आगे देखो कि आपने कश्मीर का नाम तो जरूर सुना होगा। सुना है ना आपने? जैसे हमारा भारत का नक्शा होता है, वैसे मुझे ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं आती। ड्राइंग जो है वो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं आती है। हमारा भारत का जो नक्शा है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना। वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना। ज्यादा अच्छा नहीं आता है, मेरे को हंसना मत कि मैडम ने बहुत जोर का भारत का नक्शा बना दिया, है ना। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, वैसे ऐसे है भारत का नक्शा। तो ये भारत में यहाँ जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इधर ऊपर वाला, ये वाला, यहाँ क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है यहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखा नहीं है तो मैंने दिखा दिया है। देख लिया? देखा कश्मीर को? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा, कश्मीर मैंने दिखा दिया आपको, बाकी नाम आपने सुन रखा होगा। इसे भारत का स्वर्ग अर्थात जन्नत माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कश्मीर को भारत का
स्वर्ग कहा जाता है, कहा जाता है। जन्नत का अर्थ भी क्या होता है? स्वर्ग। यानी स्वर्ग का भी स्वर्ग किसको कहते हैं? कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर में एक सुंदर शहर है श्रीनगर। यहाँ पर ये जो कश्मीर शहर है, इस कश्मीर में कौन सा एक नगर है? श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। ये शहर है एक। तो कहता है कि प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। देखो, प्रतिवर्ष शब्द क्या आया? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है? हर साल या हर वर्ष। ठीक है। फिर सैलानी का मतलब क्या होता है? सैलानी का मतलब होता है यात्री। कि यहाँ पर हर साल यात्री घूमने आते हैं। वे डल झील में शिकारा पर बैठकर चक्कर लगाना नहीं भूलते हैं। यहाँ पर झील कौन सी है? एक यहाँ पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम है डल झील। क्या नाम है उसका? डल झील। ठीक है। कौन सी झील है यहाँ पर? डल झील। और इसमें वो चलती है छोटी नाव। क्या चलती है? छोटी नाव। डोंगी और बड़ी नाव होती हैं, शिकारा होती हैं, और वो चलती है यहाँ पर इसमें। तो कहते हैं इस झील के अंदर लोग उस शिकारा में, वो नाव की तरह ही होती है, उसमें बैठकर चक्कर लगाना नहीं भूलते हैं। बहुत मजा आता है उनको। आजकल इस डल झील के कचरे तैरते नजर इस डल झील में कचरा तैरता हुआ नजर आ रहा है। इस झील में गंदगी की भरमार हो गई है। बहुत गंदगी हो गई है इस झील में। इस झील में एक शिकारा तारिक अहमद पटलू का है। इस झील में एक शिकारा किसका है? भी एक शिकारा जो है वो किसका है? अहमद पटलू का। किसका है? अहमद पटलू का। ठीक है। अहमद पटलू का है एक शिकारा। तो कहते हैं उनकी 8 वर्ष की बेटी जन्नत को डल झील की गंदगी देखकर अच्छा नहीं लगता था। तो देखो, पटलू जो है, इसकी बेटी का नाम क्या है? तो इसकी बेटी का नाम है जन्नत। इसकी बेटी का नाम भी क्या है? जन्नत। और जन्नत का मतलब भी क्या होता है? स्वर्ग। तो कहता है इसकी बेटी को उसकी जो गंदगी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने इस गंदगी को साफ करने की ठान ली। अब ठान लेना क्या होता है? विश्वास कर लेना, नहीं मतलब निश्चय कर लेना। विश्वास नहीं, निश्चय कर लेना। जन्नत सुबह सुबह उठकर अपने पिता के साथ शिकारे में बैठ जाती है। वह एक डंडे से बंधे जाल को पानी में घुमा घुमा करके कचरा निकालती है। देखो, ये पिक्चर बनी हुई है ना, इसमें देखो उसने कैसे अपने पिताजी के साथ ये बना लिया, डंडा बना लिया, और उसके ऊपर जाल लगा रखा है, और उस जाल में कचरा निकाल रही है उसमें से। इस कचरे को ध्यान से देखना, इसमें कहीं आपको बोतल नजर आएगी। ध्यान से देखना, इसमें बोतल ही बोतल है। निकालती है। जन्नत डल झील पहुंचने वाले लोगों को इसमें खाली बोतल, प्लास्टिक की थैलियां आदि डालने से मना भी करती है। वह श्रीनगर के लिंटन हॉल पब्लिक स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ती है। अब देखो, जो जन्नत है, इसके स्कूल का नाम क्या है? तो इसके स्कूल का नाम क्या है? तो वो नाम है लिंटन हॉल पब्लिक स्कूल। लिंटन हॉल पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये नाम है इसका। दूसरा, ये क्या कहती है कि कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तो इसकी कक्षा कौन सी है? 3री। यानी कि ये आपकी जितनी उम्र की है, आपकी जितनी है, ये 8-9 साल की है ना, तो 3री कक्षा में पढ़ती है ये। अच्छा, फिर वह अपने स्कूल के बच्चों से भी डल झील की सफाई करने के लिए कहती है, कि उनको भी कहती है कि भी तुम भी मेरे साथ उसमें सफाई करवाया करो। जन्नत की तारीफ सब कर रहे थे। तारीफ का मतलब क्या होता है? बड़ाई। जो तारीफ शब्द है, तारीफ का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, या हम कहें कि बड़ाई करना। क्या कहते हैं इसको? बड़ाई करना या प्रशंसा करना। ठीक है।
भारत के प्रधानमंत्री ने भी रेडियो के कार्यक्रम मन की बात, कि रेडियो कार्यक्रम था एक मन की बात, उसमें तारीफ की थी। आप भी उसकी तारीफ कीजिए और उसके जैसा ही बनने की चेष्टा कीजिए। ये भी किसने लिखा है? सदन कुमार सिन्हा ने। अब देखो इसमें आपको क्या मतलब क्या क्या जानकारी मिली। एक तो हमारे भारत में जम्मू कश्मीर जगह है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर नाम का एक शहर है। श्रीनगर शहर में एक डल झील है। इस डल झील में क्या चलाए जाते हैं? शिकारे चलाए जाते हैं। एक शिकारा उनमें से किसका है? अहमद पटलू का। अहमद पटलू की बेटी का नाम क्या है? जन्नत है। जन्नत का स्कूल का नाम क्या है? लिंटन हॉल पब्लिक स्कूल। और जन्नत कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तीसरी कक्षा में पढ़ती है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कश्मीर के बारे में कितनी बातें पता चल गई आपको, है ना। और इससे हमें क्या जानकारी मिली कि हमें कहीं पर भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें शुद्धता की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो। अब बात करते हैं हम कार्यपत्रिका 5 की। ये समझ में आ गया आपके अच्छे से? तो अब बात करते हैं हम कार्यपत्रिका 5। ये तो आपके पढ़ने का ही था, इसमें जो नॉलेज की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस वैसे आपको पढ़ना है। इसको पता लगना चाहिए कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर कोई जगह है, उसमें श्रीनगर कोई शहर है, उसमें डल झील भी है, उसमें शिकारे चलाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो हमारा पाठ है अब पठित बोध है कार्यपत्रिका 5। ये आपका पढ़ा हुआ है कार्यपत्रिका जो है 5, और ये पठित बोध है यानी कि आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अभी बताती हूँ पठित क्या होता है। वैसे मैंने बताया हुआ है आपको। ये जो शब्द है ये, इसका मतलब क्या है? पाठ प्लस इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इत प्रत्यय। ठीक है, पाठ प्लस इत, तब ये क्या बना? पठित। यानी पढ़ा हुआ जो पाठ है ना अपना, उसको हम क्या कहते हैं? पठित कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें से हमें प्रश्न छांटने हैं। देखो आपने होली पाठ पढ़ा होगा ना, उसमें से ये सबके मुखड़े रंगे पुते हैं, कौन राम है कौन किशन, भेदभाव की बात न कोई, आज मिले हैं सबके मन। सबके मुखड़े रंगे पुते हैं, कौन राम है कौन किशन, भेदभाव की बात न कोई, आज मिले हैं सबके मन। ये बात है। फिर चलो सभी पकवान मिठाई बांटे खाएं होली में, एक रंग में सब रंग जाएं, मिलकर गाएं होली में। अब इसको तो आपने पढ़ा होगा, इसको आपने समझा भी होगा कि जैसे सबके मुखड़े, मुखड़ा का मतलब क्या होता है? चेहरा। मुखड़ा क्या होता है? मुखड़ा होता है चेहरा। ठीक है, मुखड़ा क्या होता है? चेहरा। कि सबके मुखड़े रंगे पुते हैं। अब रंगे पुते का मतलब क्या होता है? रंगे पुते का मतलब होता है कि जिनके ऊपर रंग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। किसी का काला है, किसी का पीला है, किसी का हरा है, किसी का हरा है। तो इस तरह से उनके चेहरे हैं ना वो रंग बिरंगे हो रहे हैं। किसी के चेहरे की कोई पहचान नहीं है, किसी को नहीं पता कि कौन राम है और कौन किशन कृष्ण है। भेदभाव की बात ना कोई, आज मिले हैं सबके मन के। जो सबका चेहरा ही एक जैसा है तो भेदभाव की तो बात ही नहीं है, सब एक जैसे हैं। फिर चलो सभी पकवान मिठाई। पकवान क्या होते हैं? पकवान होता है तरह तरह की जो मिठाई बनती है ना वो। बांटे खाएं होली में, कि होली के अंदर वो सब हम मिल करके बांट करके खाएं उनको। एक रंग में सब रंग जाएं, मिलकर गाएं होली में। कि हम सब एक रंग में रंगे हुए हैं, हमें मिल करके होली के अंदर गाना चाहिए। फिर इनमें देखो, इनमें से कौन सी बात सही है? एक प्रश्न दिया, या आपको खुद इसमें टिकी मारना है, ज्यादा देर का काम नहीं है, इसको आप खुद करना है इसको। देखो कौन सी बात सही है इनमें से?
इनमें से कौन सी बात सही है? कौन कौन सी दी? आज सबके मन मिले हैं, सबके मन मिले हैं। फिर दूसरा, आज सबके तन मिले हैं। और तीसरा, आज सबके धन मिले हैं। तो होली पर क्या होता है? होली पर तो सबके मन मिलते हैं, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। दूसरा प्रश्न है, मिल बांट कर क्या खाना है? मिल बांट कर क्या खाना है? क्या खाना है? तो क्या खाना है मिल बांट कर? पकवान पकोड़े, पकवान पकोड़े, पकवान मिठाई, मिठाई, रोटी दाल बिरयानी। तो देखो क्या खाना है, उसमें क्या बताया, देखो ये रहा इस लाइन में। चलो सभी पकवान मिठाई बांटे खाएं होली में। तो हमें क्या खाना है बांट करके? ये वाला, पकवान और मिठाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन पहचान में नहीं आ रहे हैं? कौन पहचान में नहीं आ रहे हैं? उस प्रश्न को देखो। कौन नहीं आ रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं राम और किशन। राम और किशन नहीं आ रहे हैं। किशन और रामू, रामू नहीं आ रहे हैं। किशन और अर्जुन, ये नहीं आ रहे हैं। तो इसमें देखो ये जो ऊपर दिया गया है ना, ऊपर दिया गया है, इसमें देखो कि कौन राम है कौन किशन, ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि इनमें से राम और किशन कौन है। तो इसमें से किसका नाम है? ये रहा राम और ये रहा किशन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि मुखड़ा शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो मुखड़ा जो शब्द है ना, इसका समानार्थी क्या होता है? मैंने अभी बताया था जब मैंने शुरू में ये लाइनें पढ़ाई। तो मुखड़ा का समानार्थी क्या होगा? चेहरा। ठीक है, मुखड़ा का समानार्थी क्या होगा? चेहरा। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट कार्य पत्रिका की, फिर उससे अगली है वो हम बाद में करेंगे। ये नेक्स्ट वाली है अपठित बोध। ये आपने पढ़ा हुआ नहीं है, इसको बताते हैं। ये पाठ तो आपका पढ़ा हुआ था, लेकिन अगली जो कार्य पत्रिका है वो आपने पढ़ी नहीं है उसको। उसमें क्या है देखो, अपठित बोध। अपठित बोध है कार्य पत्रिका 6। ठीक है, कार्य पत्रिका 6। अब इसमें देखो क्या है, पहले मैं ये पाठ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद समझाऊंगी। पाठ में क्या है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखो अभी मैंने बताया था आपको, इस तरह से है। तो ये जो इधर ये जो साइड है, यहाँ पर ये जो साइड है, यहाँ इतनी, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है।
तो यहाँ पर ये छोटा सा है जो क्या है, गोवा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ के समुद्र तट काफी खूबसूरत हैं। जो यहाँ पर ये इधर है, ये इधर क्या है, इधर जो है यहाँ अरब सागर है, यहाँ क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये कहता है इधर यहाँ ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, दो घाट भी हैं। ये कहता है कि इधर जो ये तट है, ये वाला समुद्री तट, ये बहुत सुंदर है इधर। गोवा में लगभग 40 समुद्र तट हैं। ये जो इधर है ना, यहाँ पर कहता है कि 40 समुद्री तट हैं। इन पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पर्यटक कौन होते हैं, पर्यटक होते हैं यात्री, यानी कि सैलानी जो होते हैं ना, घूमने आते हैं, वो कौन होते हैं, पर्यटक होते हैं। ठीक है, तो उनकी भीड़ लगी रहती है। गर्मियों में तो समुद्र तट पर मेले जैसा दृश्य दिखाई देता है, कि जैसे मेला नहीं होता है, मेले में भीड़ लग जाती है, तो गर्मियों में तो भीड़ लग जाती है यहाँ पर। गोवा का प्रसिद्ध उत्सव है कार्निवाल। गोवा का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, प्रसिद्ध जो उत्सव है वो कौन सा है, कार्निवाल। आगे देखो, इसे देखने देश विदेश के पर्यटक आते हैं। गोवा के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहन करके इसमें भाग लेते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और झूमते हुए लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। गोवा में अधिकतर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के। यहाँ कई प्राचीन गिरजाघर भी हैं। ईसाई आपने देखा वो जिसमें उनका ये वाला सिंबल होता है ना, उनका ये वाला ईसा मसीह जो होते हैं, है ना, तो उनका ये वाला सिंबल होता है ना ये। तो उनके गिरजाघर भी हैं, चर्च जिनको बोलते हो ना इंग्लिश में, वो, जिनमें सबसे प्रमुख है सेंट फ्रांसिस गिरजाघर। कौन सा है, सेंट फ्रांसिस गिरजाघर। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वैसे तो ये आपको करने हैं, मैं अब इनको समझा देती हूँ एक बार, और आपको करने हैं ये, ठीक है ना। पहला प्रश्न है इसमें कि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है, गोवा। और उसका सबसे ये पूछ रहा है हमसे प्रश्न, इसने पूछा कि छोटा राज्य ही कौन सा है, तो हमें कैसे लिखना होगा इनको। देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखोगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड है, गोवा में कितने समुद्र तट हैं। ये कह रहा है कि गोवा में कितने समुद्री तट हैं, तो इसमें बताइए ना कि इसमें कितने समुद्री तट हैं। लगभग इसमें है लगभग 40। कितने बताए थे, 40 समुद्री तट हैं। लगभग है, उनको मतलब स्पष्ट नहीं बताया, लगभग बताया। तो हम क्या करेंगे, गोवा में कितने समुद्री तट हैं, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गोवा में लगभग 40 समुद्री तट हैं। अगला है, देश विदेश से पर्यटक कौन सा उत्सव देखने गोवा आते हैं। अगला प्रश्न है, देश विदेश से पर्यटक कौन सा उत्सव
देखने आते हैं। तो कौन सा उत्सव देखने आते हैं? तो वो कौन सा उत्सव देखने आते हैं? देश विदेश से पर्यटक कौन सा है वो? कार्निवाल का। कार्निवाल का उत्सव देखने आते हैं। क्या होता है यहाँ पर? ये मैदान है एक कार्निवाल का। एक क्या है? ये मैदान है एक। यहाँ पर क्या करते हैं? सभी अपना अपना वो दिखाते हैं, हुनर दिखाते हैं। जिस भी व्यक्ति में जो हुनर होता है वही दिखाते हैं। कुछ गेम्स होते हैं वहां पर, बच्चे उन गेम्स को खेलते हैं। कुछ वहां पर खाने की चीजें होती है, जैसे मेले नहीं होते हैं उसी प्रकार से इसमें होता है। बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य होता है इसका। फिर उसके बाद में है, गोवा का सबसे प्रसिद्ध गिरजाघर कौन सा है? चौथा है, गोवा का सबसे प्रसिद्ध गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध गिरजाघर कौन सा है? तो वो प्रसिद्ध क्या नाम है उसका? सेंट फ्रांसिस गिरजाघर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेंट फ्रांसिस गिरजाघर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंट फ्रांसिस गिरजाघर। और नेक्स्ट है कि शब्दों के विलोम शब्द, खूबसूरत और देश, दो ही तो शब्द हैं, इनके विलोम शब्द। पांचवा क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसका लिखा रहा है? एक तो खूबसूरत का, क्या है? खूबसूरत। तो इसका तो क्या हो जाएगा? बदसूरत। क्या हो जाएगा? बदसूरत। और एक कह रहा है देश, तो देश का क्या हो जाएगा? विदेश। ठीक है, तो ये थे फिर ये प्रश्न। ये हमारा प्रश्न नंबर 1, ये हमारे प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न 3, ये प्रश्न 4 और ये प्रश्न 5। ये 5 प्रश्न थे जिनको मैंने इनमें लिख दिया है। आप समझ भी गए होंगे और आपको इनको अपनी जो आपकी बुक है इसमें इनको फिल भी करना है। ठीक है, तो ये 2 वो करवाई मैंने। और इनको देखो, आप अपनी बुक जो है ना उसमें भी इनको डिनोट कर सकते हो। जब लाइव क्लास में आओगे ना तब मैं इनको आपकी बुक में वो करवा दूंगी, अंडरलाइन भी करवा दूंगी। क्योंकि देखो, पहला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे पहली ही लाइन में है कौन सा है? गोवा। फिर गोवा के कितने समुद्र तट हैं? ये दूसरी लाइन में है, लगभग 40 समुद्र तट हैं। फिर देश विदेश में पर्यटक कौन सा उत्सव देखने के लिए आते हैं? तो ये है सेकंड पैराग्राफ एंड फर्स्ट लाइन में। और गोवा का सबसे प्रसिद्ध गिरजाघर ये लास्ट लाइन में है। ठीक है, और इनका विलोम शब्द हमें लिखना है, अपने आप लिखना है। तो वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है ना, तो ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल। सभी बच्चे लाइव क्लास में आएंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो लाइव क्लास अटेंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लाइव क्लास अटेंड करोगे और उसमें इनको दोबारा से समझोगे। ठीक है ना, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपकी कार्यपत्रिका 5th एंड 6th कंप्लीट इन योर बुक। ओके, तो हम अपनी आज की क्लास है उसे विराम देते हैं और कल हमारी जो अगली कार्य पत्रिकाएं हैं उनके ऊपर जिक्र करेंगे। उस पत्रिका में एक है आपकी वो पत्र है, उसको लिखेंगे इसमें। वैसे आप भी लिख सकते हो उसको, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर बोर्ड पे उसको समझाऊंगी। और जो इसे अगली जो कार्य पत्रिका है 7वीं, वो तुम खुद कर सकते हो। उसको पढ़ना, समझना उसको कि उसमें क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं और क्या क्या करना है। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।